Hello my dear student, how are you? Welcome at Nimbus Learning powered by Engineers Academy। तो बहुत बहुत आपको बधाई हो इंजीनियर्स अकेडमी और निम्बस लर्निंग परिवार की तरफ से कि आपने जो KVS का जो ऑब्जेक्टिव पेपर तो आपने निकाल दिया है। और जाहिर सी बात है कि अब इसमें लड़ाई बची है केवल इंटरव्यू की। और आपको पता है जैसे कि इंजीनियर्स अकेडमी और निम्बस लर्निंग ने पिछले जो भी इंटरव्यूज़ हुए आपने देखे होंगे, पता नहीं कितने स्टूडेंट्स को उनका जो एम था, उनकी जो ड्रीम जॉब थी उसको उनको दिलवाया। तो जाहिर सी बात है अब KVS के लिए भी इंजीनियर्स अकेडमी और निम्बस लर्निंग एकदम कमर कस चुका है और आपको एकदम रेडी हो जाना है। और आपको एकदम रियल फील अगर लेना है कि वास्तविकता में जब KVS का जब रियल इंटरव्यू होगा वहाँ पर क्या होने वाला है, अगर आप चाहते हो तो आप इंजीनियर्स अकेडमी का जो मॉक इंटरव्यू है उसको आप ज्वाइन करें। सर ज्वाइन कैसे करें? ज्वाइन करना बड़ा आसान है। आपको इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, उसको भर दीजिएगा आप एंड डेफिनेटली आपको टीम तुरंत टच करेगी और आपको किस तरह से इंटरव्यू देना है उसके बारे में पूरा आपको गाइड करेगी। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में इंटरव्यू दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है क्योंकि आपने अगर इस एग्ज़ाम को निकाला हुआ है तो 100% आप में काबिलियत है, बट अब उस काबिलियत को आपको इंटरव्यूअर के सामने रिप्रेजेंट करना है कि आप इसी जॉब के लिए बने हुए हो। जाहिर सी बात है कि इन सारी चीज़ों के लिए इंजीनियर्स अकेडमी आप बहुत अच्छे से आपको गाइड करेगा, तो हमारी टीम बहुत अच्छे से आपको गाइड करेगी। तो आप फटाफट फॉर्म को भरें और टच में आएँ ताकि आपको जो आपका जो ड्रीम जॉब है आपको लग रहा है कि KVS हमें मिलनी चाहिए तो 100% आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। सो देखिए ध्यान से, आज मैं जो आपको यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन सी बात बताने वाला हूँ, बहुत ही बेसिक चीज़ें जो आपको इंटरव्यू में रिक्वायरमेंट होती हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर आज डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर KVS के इंटरव्यू में एक बेसिक इंटरव्यू होगा, एक HR राउंड होगा और उसके बाद इसमें एक टीचिंग डेमो भी है। तो आज के इस वीडियो में आपको कहीं ना कहीं ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है ना। और प्रिपरेशन के बाद अगर कोई टीचिंग डेमो मतलब अगर कोई आपसे बोलता है कि पढ़ाना है तो उसको किस तरह से पढ़ाना चाहिए, तो उन सारी बातों पे आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए ध्यान से, पॉइंट नंबर वन ये है कि सर जैसे कि हमने एक वीडियो डाला हुआ था और उसमें एक सर थे जो ऑलरेडी वहाँ पोस्टेड हैं, जो जॉब वहाँ पर कर रहे हैं, और उस वीडियो को शायद आप लोगों ने देखा भी होगा जिसमें आपको बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल भी गई होंगी। आज मैं उन्हीं चीज़ों को और थोड़ा सा इन्हेंस कर रहा हूँ और कुछ मैं कुछ इनपुट्स दे रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना हो कि आप वेल ड्रेस्ड हो, बढ़िया तरीके से आप एनर्जेटिक लग रहे हो, बढ़िया तरीके से आपने अपनी जो ड्रेस होनी चाहिए आपकी, ताकि आप एक थोड़े से प्रोफेशनल लुक में रहें। सबसे पहला पॉइंट, हेयर कट वगैरह ठीक होने चाहिए आपके, है ना। ऐसा नहीं पता चला बस उठ के चल दिए कि चलो इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, चाहे आप कोई भी इंटरव्यू, चाहे वो KVS का हो या कोई भी XYZ इंटरव्यू हो, इंटरव्यू देने जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट जो पॉइंट रहता है एग्जामिनर जो आपको माइंड करता है वो ये रहता है कि आप दिखते कैसे हो, मतलब किस तरह से आपका अपीयरेंस है, मतलब अपने आप को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है ना। दिखने का मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पर कोई क्रीम पाउडर लगा के चले जाओ, आप नहीं, आप एक डिसेंट लुक में जाइएगा। कुछ बात समझ आ रही नहीं आ रही है? एक डिसेंट लुक में जाइएगा, प्रॉपरली आपका हेयर कट होना चाहिए, प्रॉपरली आपका ड्रेसअप होना चाहिए, ताकि सामने वाले को लगे कि नहीं बंदा वेल एजुकेटेड है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि ठीक है, जब आप वहाँ पर जाओगे तो 100% आप बैठोगे वहाँ पर, है ना। ये सारी चीज़ें हम गाइड करते हैं, तभी तो आपसे बोले मॉक इंटरव्यू आप लगा लो। तो जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर ही आता है कि सर फिर उसके बाद देखिए आपका HR राउंड होता है, आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उनको बताइएगा, अपनी हॉबी किसके बारे में बताते हैं आप कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद आप हॉबी के बाद हो सकता है कुछ आपको जिस शहर से आप रहते हैं वहाँ के बारे में आपसे कुछ पूछा जाए, तो इन सारी चीज़ों को बताएं आप। कई बार जो हमने बच्चों से पूछा जो वहाँ पर लोग सिलेक्टेड हैं, जो जॉब भी कर रहे हैं करंटली, कि कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि जैसे KV के बारे में, चूँकि आपका जो वहाँ पर जिस स्कूल में आप जा रहे हैं KVS जो आपका है केंद्रीय विद्यालय, उसके बारे में पूछा जाता है, तो आपको इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि केंद्रीय विद्यालय कहाँ होते हैं, किस जोन में होते हैं, क्या इंडिया के बाहर भी, मतलब इसकी भी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास रहनी चाहिए। पता चला जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा कि आपको अगर KV के लिए आप इंटरव्यू दे जाना है और आपको KV के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो ट्राई करें कि आप पहले KV के बारे में पढ़ें कि कहाँ कहाँ इसके विद्यालय हैं और क्या ये इंडिया के बाहर भी हैं और किन किन देशों में हैं और इंडिया में कहाँ कहाँ पर इनकी ब्रांचेज हैं या कहाँ कहाँ पर ये विद्यालय होते हैं, किस किस जोन में रहते हैं। ओके, इन सारी बातों को देखें। और इस केंद्रीय विद्यालयों को कौन गवर्न करता है, यहाँ पर किसका सिलेबस चलता है, कौन सा बोर्ड इसको
मॉनिटर करता है, सारी चीज़ें आपको इसके बारे में बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। पॉइंट नंबर बेसिकली 2, देखिए इसके बाद में सब बेसिक बातें आपसे पूछ ली गई। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट होगा, फिर आपसे कुछ टेक्निकल के बारे में पूछेंगे। अच्छा, बच्चों को बड़ा डाउट है सर टेक्निकल में क्या पूछेंगे। अब देखिए जब आप बात करें तो उस टाइम आप थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंस हो करें कि आप, चूँकि देखिए एक बात बताएं आपको, जब आप रिटन एग्ज़ाम निकाल देते हो तो जाहिर सी बात है आपके साथ भी बहुत सारे लोग रिटन एग्ज़ाम निकाल के बैठे हुए हैं, तो एग्जामिनर को 15-20 मिनट में आपको ऐसा कुछ इंप्रेस करना है कि आप इस जॉब के लिए बहुत परफेक्ट हो। बिकॉज जो इंटरव्यूअर है आपको कहीं ना कहीं आप में ये देखना चाहता है कि क्या आप में ऐसा कुछ क्वालिटी है जिसके लिए वो आपको रख ले। तो आपको उस समय उस क्वालिटी को रिप्रेजेंट करना। सर उस क्वालिटी को कैसे रिप्रेजेंट करें, वो आपके रूम में इंटर होते ही वो क्वालिटी आपकी दिखना स्टार्ट हो जाती है कि आप क्या वेल ड्रेस्ड हैं, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं, क्या आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है क्या उसका आप जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि डरे समय बैठे हुए हैं आप में, मतलब काँप रहे हैं बैठे बैठे आप, मतलब पता नहीं क्या हो रहा अजीब सा। तो सर ये कपकपी और ये सब चीज़ें कैसे दूर हो सकती हैं, इसके लिए एक ही रास्ता है कि आप मॉक इंटरव्यू लगाएं, ठीक है ना। मॉक लगाएं या घर पे आप कुछ प्रैक्टिस करें, है ना, पेरेंट्स के सामने बैठ जाएं और कुछ बोलने की कोशिश करें, क्योंकि आपने आज तक केवल पढ़ा है, लिखते रहते हैं, फटाफट आप आंसर टिक कर रहे हो और आपने एग्जाम निकाल भी दिया। इवन आपने हो सकता है इसके पहले भी कई सारे एग्जाम निकाले हो, बट कई बार जब सामने बोलना होता है, किसी के सामने कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट करना होता है, तो वो चीज़ आप नहीं, क्योंकि 4 लोग जब सामने बैठे होंगे और आपसे कुछ पूछेगा कोई, तो उस टाइम आपको उस चीज़ को बढ़िया से बताना होता है, बताना नहीं होता, बढ़िया से बताना होता है। तो हो सकता है आपको कोई चीज़ आती हो, कई बार आप ब्लैंक हो जाते हैं कि पता नहीं क्या बताऊँ, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कुछ। यार अभी मैं इंटरव्यू ले रहा था, मैं नाम तो नहीं लूँगा, एंड सी हैज़ अ वेरी गुड रैंक इन द गेट, यस, बहुत बढ़िया रैंक थी, है ना, 150 के अराउंड थी, उससे कम ही थी। एंड वेन एवर वी आस्क अ क्वेश्चन, मतलब कि बताइए इसका क्या मतलब है, एंड सी वॉज नॉट एबल टू रिप्लाई। पता है आपको, वो रिप्लाई तक नहीं कर पा रही थी। ऐसा नहीं उसको आता नहीं है, कोई बंदा अगर गेट में 150 के अंदर रैंक ला रहा है तो खुद ही आप कॉमन सेंस लगाओ कि डेफिनेटली वो एक इंटेलिजेंट बंदा होगा, एम आई राइट और नॉट। बट स्टिल जब सामने 4-5 लोग बैठे होते हैं पैनल में और आपको जब बोलना होता है तो आप में आवाज़ नहीं निकलती है। ऐसा नहीं आपको आता नहीं है, तो सर ये सब चीज़ें कैसे हो पाएंगी। ऑब्वियस सी बात है कि इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको कहीं ना कहीं अपने आप को उस माहौल में रखना पड़ेगा, एक बार रखना पड़ेगा कि सर कैसे क्या करना है, क्या बोलूँ मैं। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से फ़ोन आते हैं, मेरे से पूछते सर मैं क्या करूँ। अब देखिए करना कुछ भी नहीं आपको है, आपको जो भी कुछ आता है, बस आपको आता बहुत कुछ है क्योंकि आपने एग्ज़ाम निकाल रखे हैं, ना कि केवल KVS, आप कई सारे और भी निकाल चुके हो। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना कि आपको कंटेंट पे बहुत ज़्यादा कोई जोर देना है, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट तो वैसे भी बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी। आपको तो क्या उस बात को रिप्रेजेंट करने में कॉन्फिडेंट होगी नहीं, दैट्स इट। कई बार स्टूडेंट को फोन आते हैं, सर क्या पूछा जाएगा टेक्निकल में, क्या बीटेक का सिलेबस पूछा जाएगा या फिर 6 से लेकर 12th स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा, टीचिंग डेमो में क्या पढ़ाना होगा, क्या 6 से लेकर 12 तक का जो सिलेबस होता है उसको पढ़ाना है, या फिर जो बीटेक किया हमने उस कंटेंट को पढ़ाना है। बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, इस पर मैंने वीडियो बनाया भी था, आपने शायद सुना भी होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ध्यान से मेरी बात सुने। आपने जो बीटेक में पढ़ रखा है, आपकी जो भी ब्रांच है, EC, इलेक्ट्रिकल, CS, जो भी ब्रांच आपकी है, उसमें आपको जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं, जैसे सपोज मान लो नेटवर्क आपके पास है या मान लो मशीन, जो भी सब्जेक्ट आपके पास XYZ, आपको करना क्या है कि उन सब्जेक्ट्स में आपको 2-4 सब्जेक्ट तो जाहिर सी बात बहुत फेवरेट भी होंगे और बहुत अच्छे लगते भी होंगे, तो उसमें आपको क्या करना है, बेसिक चीज़ों को पढ़ना है। जैसे सपोज मान लो मैं भी एक छोटा सा टॉपिक लेके मैं भी उसका एलोबरेट भी करूँगा। मान लो आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि ये बताइए रेजोनेंस क्या होता है, मान लो 1 मिनट के लिए पूछ लेता है व्हाट इज़ रेजोनेंस, तो आप कैसे रिप्लाई करोगे। कई बार लोग तो ऐसे रिप्लाई कर देते हैं कि XL = XC, बस हो गया ख़त्म। अरे भैया दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कि रेजोनेंस कब होता है। आपने कहा जब XL = XC होता है, या इंडक्टिव रिएक्टेंस = कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द सर्किट ऑफर और एक्सपीरियंस अ रेजोनेंस। ये तो रेजोनेंस की कंडीशन है, बट एग्जामिनर आस्क्स व्हाट इज रेजोनेंस, तो आपको बताना चाहिए किसी भी सिस्टम में रेजोनेंस होने के लिए 2 टाइप की एनर्जी चाहिए। सिस्टम में भी मैकेनिकल और हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक और इलेक्ट्रिकल, किसी तरीके का भी सिस्टम हो सकता है, बट फॉर द अकरेंस ऑफ रेजोनेंस वी रिक्वायर 2 टाइप ऑफ एनर्जी। In my electrical system, inductor having energy in the form of magnetic field and the capacitor having energy in the form of electric field, yes. And whenever these 2 energies are meet at some particular frequency, then system has a wide variations. तो ये एक ऐसा इंस्टेंट होता है जहाँ पर सिस्टम में वाइड वेरिएशंस होते हैं, सिस्टम अजीबोगरीब तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है। सो व्हाट डू यू रिप्लाई लाइक दिस, बताइए कि रेजोनेंस एक ऐसा इंस्टेंट है जहाँ पर सिस्टम में वाइड वेरिएशंस होते हैं, है ना। एंड दिस इज हैपन व्हेनेवर द इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस आर इक्वल, दैट्स इट, यू कैन रिप्लाई लाइक दिस। अब जैसे आपने इसको रिप्लाई कर दिया, अब एग्जामिनर आपसे बोलेगा एक काम करो,
ये जो आपने रेजोनेंस बताया मेरे को, एक लाइन में समझाया, हो सकता है आप इस तरह से ना बोल पाओ इस पेज में जिस तरह से मैंने बोला, बट आपने जो भी लाइंस बोली, हो सकता है आपसे बोले कि एक काम करो, आप इस बात को आप एक बार बच्चों को समझा के बताओ। कैसे समझाओगे बच्चों को आप? सो देखिए ध्यान से मेरी बात सुनो, आप समझने की कोशिश करो। मान लो आपसे बोल देता है, क्योंकि आपके सामने बोर्ड भी लगा होगा, सो यू हैव ए बोर्ड एल्सो, है ना, आपके पास बोर्ड भी होगा। एंड एट दैट टाइम एग्जामिनर आपसे बोलेगा कि आप मुझे, तो मान लो आपसे बोल देता है एग्जामिनर, क्या बोल देता है, एक्सप्लेन रेजोनेंस। अब देखिए ध्यान से, ये टॉपिक 12th में भी है, अगर मैं इलेक्ट्रिकल इसी की बात करूँ तो ये आपके बीटेक में भी होता है और 12th में भी बच्चे पढ़ते हैं इसको, है ना। तो आप मान लो 12th स्टैंडर्ड का कोई बच्चा, अच्छा काम और करना आप, जो आपके पास जो सिलेबस है ना, मतलब जो 6 से लेके 12 तक का कौन सा सिलेबस, जो वर्क एक्सपीरियंस का, बात समझ नहीं आ रही, उस सिलेबस को भी आप देख लेना ना, ठीक है ना। और किसी को भी अगर मॉक लगाना है तो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया गया, उसको आप भर दीजिएगा, ठीक है। नाउ जस्ट लिसन केयरफुली। जैसे मान लो आपसे एग्जामिनर पूछता है कि एक्सप्लेन रेजोनेंस, तो हाउ यू एक्सप्लेन द रेजोनेंस, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले तो आपने इसको बता दिया, या आप बच्चों को बताना है, तो हाउ यू एक्सप्लेन द रेजोनेंस फॉर द स्टूडेंट्स। देखो ध्यान से आप, तो ये मान लो क्लास 12th है, आपको पढ़ाना है रेजोनेंस के बारे में, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक हेडिंग लिखेंगे रेजोनेंस, है ना। देन आप एक एग्जाम्पल लें कि सर वी कैन टेक बेसिकली द रेजोनेंस फॉर सीरीज आरएलसी सर्किट। सो देखो बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर सीरीज आरएलसी सर्किट लेकर और रेजोनेंस क्या होता है उसके बारे में। सो वी कैन बेसिकली कंसीडर, अच्छा आप माध्यम, मतलब कुछ लोग बोलते हैं सर हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले, यू कैन टेक वट एवर यू वॉन्ट, जो भी आप जिस माध्यम में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश हिंदी, उस दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे पास ये सीरीज आरएलसी सर्किट है, दिस इज वी हैव अ सीरीज आरएलसी सर्किट। नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन कि सर रेजोनेंस क्या होता है। जैसा मैंने बोला, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफिनीशन को बताएंगे या फिर क्या रेजोनेंस के बारे में समझाएंगे, एंड फिर इसको हम बच्चों को कॉपी में भी लिखाएंगे ना, इस तरह से आप बोल सकते हो। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर फॉर द अकरेंस ऑफ रेजोनेंस we require two type of energy in series RLC circuit, L having energy in the form of magnetic field and the C is having energy in the form of electric field, and whenever these two energies are meet at a certain frequency and this instant I call resonance। और इसको बढ़िया से लैंग्वेज बता सकते हो कि सर ये कैसा मूवमेंट होता है जहाँ पर सिस्टम में वाइड वेरिएशंस होते हैं, जहाँ पर सिस्टम में क्या होते हैं, वाइड वेरिएशंस। सो दिस इज अ मूवमेंट वेयर वी सी दिस सिस्टम हैज ए वाइड वेरिएशंस। कुछ बात समझ नहीं आ रही है, तो इस तरह से आप एक लाइन में इसका डिफिनीशन दे सकते हैं। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट, देखिए ध्यान से आप इस चीज़ को आप बच्चों को लिखा भी देंगे। अब आप इसमें क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करेंगे कि सर ये तो रेजोनेंस की बेसिक डिफिनीशन हो गई, और नाउ आई वांट टू डिस्कस कि इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में रेजोनेंस कब होता है। सो फॉर दैट वी रिक्वायर टू ड्रॉ द इट्स फेजर डायग्राम। इसका अपन फेजर डायग्राम बना देंगे। सर व्हाट इज द फेजर डायग्राम? आपको पता है सर यहाँ पर अपन करंट को रेफरेंस ले लें। सो इफ आई टेक द करंट इज अ रेफरेंस, देन वी नो दिस कि ये करंट आगे जाएगी, रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप आएगा, और यहाँ मेरे पास ये इंडक्टर में ड्रॉप आएगा, यहाँ पर कैपेसिटर में ड्रॉप आएगा। यस, सो व्हेनेवर आई से दिस कि मेरे पास जो करंट है, करंट के साथ सेम फेज में क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस का वोल्टेज होगा। करंट से मतलब आपको पता है जो VL है, मतलब इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो लीड करेगा, और कहीं ना कहीं अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो यहाँ पर वोल्टेज आपका लैग करेगा। तो ये मेरे पास कहीं ना कहीं आपके पास इसका फेजर डायग्राम है। एंड यू नो वेरी वेल कि आपको पता ही है एट रेजोनेंस आपका जो VL होता है और जो VC क्या होना चाहिए बराबर। सो VL इज इक्वल टू VC, मतलब इंडक्टिव एंड द कैपेसिटिव वोल्टेजेस शुड बी इक्वल फॉर द अकरेंस ऑफ रेजोनेंस, और द एट रेजोनेंस वी सी द इंडक्टिव और द कैपेसिटिव वोल्टेज आर इक्वल। नाउ सी हियर, इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट कर सकते हो, बिकॉज यू नो VL हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू XL, क्योंकि आपको पता है सर जो मेरे पास इंडक्टर है, इंडक्टर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें, सॉरी इंडक्टर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस, सॉरी फॉर दिस, देखिए जो आपके पास इंडक्टर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वी कैन कॉल दिस इज XL, और जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वी कैन कॉल XC। तो VL इज इक्वल टू आई राइट I इंटू XL एंड VC इज इक्वल टू आई राइट I इंटू XC। XL इज इक्वल टू XC, कैंसिल आउट हो जाएगा ये I। फिर XL को क्या ले सकते हो, वी राइट ओमेगा नॉट L
दिस इज राइट 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी. So simply we can get here omega naught square is equal to 1 by LC. So here we get omega naught is equal to 1 upon root LC, and which is I got in radian per second. Okay, तो ये मेरे पास क्या है, कौन सी फ्रीक्वेंसी, दिस इज आई कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. इसको अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. मतलब ये वो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पर आपका जो सीरीज RLC सर्किट है एक्सपीरियंसेस द रेजोनेंस. यस, नाउ सी दिस, इसको चाहो तो आप हर्ट्स में भी लिख सकते हो ना, तो we can also write in hertz. तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, f0 is equal to 1 upon 2 pi root LC. तो this is the resonance frequency in hertz. So इस तरह से आप 5-7 मिनट में चीज़ों को, तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन बता दी, then you can draw the phasor diagram and through phasor diagram you can also calculate the resonance frequency. तो आपने resonance frequency निकाल दी है ना. अगर एग्जामिनर थोड़ा सा आपको और टाइम अलाउ करे, यू कैन आस्क कि सर अगर आप बताओ तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ. तो देखिए ध्यान से, आप उनसे परमिशन लेके आप चीज़ों को और बता सकते हो. क्या बता सकते हो कि सर जब भी सिस्टम में रेजोनेंस होता है, सो वी ऑब्जर्व सम सिचुएशन. यस, सो आप ऐसे बोल सकते हो कि सर एट रेजोनेंस वी ऑब्जर्व. क्या ऑब्जर्व करते हो, क्योंकि आपको होता है सीरीज RLC सर्किट का जो Z होता है R प्लस जे XL माइनस XC होता है. तो मॉड Z कितना होगा, सो मॉड Z इज बेसिकली व्हाट इज दिस मॉड Z. तो मॉड Z कितना हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर XL माइनस XC होल स्क्वायर. यस या नो. तो ध्यान से मेरी बातें सुनते जाओ पे ना. आप बोल सकते हो एट रेजोनेंस में पहला पॉइंट क्या है, आप ऐसे बोल सकते हो कि मेरे पास जो, चूंकि रेजोनेंस जब होता है तो XL इज इक्वल टू XC होता है, तो 100% आई से दिस कि जो Z होगा या मॉड Z होगा उसकी वैल्यू R होगी. और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर अगर XL XC बराबर हो जाएंगे तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, और ये क्वांटिटी जीरो तभी होगी जब सिस्टम में रेजोनेंस होगा. सो व्हेनेवर द सिस्टम एक्सपीरियंसेस द रेजोनेंस, जब भी सिस्टम में रेजोनेंस होगा तो 100% ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, आपकी जीरो होगी. अगर ये क्वांटिटी जीरो होगी इसका मतलब रेजोनेंस हो रहा है. अगर ये क्वांटिटी जीरो नहीं है तो 100% नेट क्वांटिटी क्या होगी, R स्क्वायर प्लस दिस. यानी जिस समय XL इज इक्वल टू XC होगा उस समय Z इज इक्वल टू R होगा, और ये मिनिमम होगा. क्यों मिनिमम होगा, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो Z R होगा, अगर ये हुआ तो Z की वैल्यू R से ज़्यादा होगी. अगर ये हुआ इसका मतलब रेजोनेंस नहीं हो रहा है, और अगर ये नहीं हुआ इसका मतलब रेजोनेंस हो रहा है. मतलब ये क्वांटिटी नहीं हुई, यानी XL इज इक्वल टू XC हुआ तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब ये नहीं है. मतलब व्हेनेवर द रेजोनेंस इज हैपन देन दिस क्वांटिटी बिकम जीरो, यानी Z इज इक्वल टू R, और सबसे कम होगा. सर ये जीरो नहीं है, इसका मतलब द सिस्टम डजंट हैव कंडीशन ऑफ रेजोनेंस. यस या नो. नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, सी हियर, अगला पॉइंट देखो मेरे पास क्या है. सो Z मिनिमम इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, R. आप सबको ही पता है कि यहाँ पर मेरे पास जो नेट करंट है वो क्या होगी, ये नेट वोल्टेज है, नेट करंट क्या होगी, I इज इक्वल टू V बाई Z. तो अगर Z की वैल्यू मेरे पास क्या है, मिनिमम है, तो 100% I क्या होगा, मैक्सिमम होगा. दिस इज वी हैव, ये लिख सकते हो आप. अगला पॉइंट क्या बोल सकते हो आप कि सर हमारे पास अगर आप ऑब्जर्व करें तो कहीं ना कहीं सिस्टम में क्या हो रहा है, VL इज इक्वल टू VC हो जा रहा है. तो VL इज इक्वल टू VC हो जा रहा है, तो आपको पता है नेट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस. ये डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर आपको टाइम अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा. अगर कर रहा है तो यू कैन कंटिन्यू लाइक दिस. तो VL इज इक्वल टू VC ये बराबर होता है, तो आप बोल सकते हो जो नेट वोल्टेज होता है यानी वो रेजिस्टिव के बराबर हो जाता है ना. पावर फैक्टर, चूंकि नेट वोल्टेज रेजिस्टिव वोल्टेज बराबर है, तो पावर फैक्टर क्या होता है, कहीं ना कहीं VR बाई V है ना. तो आप पावर फैक्टर को क्या बोल सकते हो, आप यूनिटी बोल सकते हो आप. सो पावर फैक्टर बिकम यूनिटी है ना. नेक्स्ट आप ये बोल सकते हो चूंकि नेट वोल्टेज आपके किसके इक्वल हो जा रहा है, रेजिस्टिव वोल्टेज के, तो 100% यू नो I जो नेट वोल्टेज और करंट है आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज. तो जो नेट वोल्टेज और नो मेरे पास जो नेट करंट है, नेट वोल्टेज मतलब V एंड I आर इन सेम फेज. यस. नाउ नेक्स्ट यू कैन टेक कि सर मेरे पास जिस समय रेजोनेंस होता है उस समय आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा या आप देख भी रहे होंगे. सो व्हेनेवर द सर्किट ऑब्जर्व द रेजोनेंस यू ऑब्जर्व दैट, व्हाट यू ऑब्जर्व कि हमारे पास जो रिएक्टिव पार्ट है, मतलब जो मेरे पास या Z का जो मेजनरी पार्ट है, मतलब यानी आप ऐसे कह सकते हो XL माइनस XC इज इक्वल टू जीरो. मीन्स व्हाट, दिस इज द नेट रिएक्टेंस. आप बोल सकते हो नेट रिएक्टेंस. नाउ वी कैन राइट हियर नेट रिएक्टेंस. नेट रिएक्टेंस विल बी जीरो. नेट रिएक्टेंस क्या होगा आपका, जीरो होगा, है ना. तो इस तरीके से एक और भी पॉइंट है जिसको आप बोल सकते हो, अगर बोले तो एक्सप्लेन भी कर दो आप कि सर रेजोनेंस के टाइम वी ऑब्जर्व दैट
कि मेरे पास VL और VC बराबर होते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो मोर देन योर सप्लाई वोल्टेज, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज वोल्टेज मैग्निफिकेशन। तो जिस समय सर्किट में रेजोनेंस होता है उस समय VL और VC क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास जो VL और VC इसकी वैल्यू आपके सप्लाई वोल्टेज से भी ज़्यादा हो जाती है, एंड दिस फिनोमेना वी कैन कॉल वोल्टेज मैग्निफिकेशन। तो होप सो यहाँ तक अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ रह गया बताने के लिए। ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि आप किस फ्लो में बताते हो चीज़ों को, और कहीं ना कहीं एग्जामिनर कितना इंटरेस्ट है सुनने में। तो जितना इंटरेस्ट है उतना आप बताएं। तो सबसे पहले जैसे आप चेयर में बैठे होंगे तो आपसे पूछेगा रेजोनेंस क्या, तो आपने एक प्रॉपर डेफिनेशन बताई। हो सकता है इसी टॉपिक को कनेक्ट करते बोले कि आप इसको बच्चों को समझाओ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कोई 12th का कोई टॉपिक तैयार करके जाओ, वो रैंडम कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मान लो आपसे कोई बेसिक सी चीज़, मान लो आपसे कोई पूछता है कि आपको क्या आता है, आपने कहा सर मेरे कंट्रोल सिस्टम आता है, या फिर मेरे को नेटवर्क आती है, या मेरे को एनालॉग आता है, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो जैसे आप बोलोगे ना तो आपसे जाहिर सी बात उसमें सवाल जवाब होंगे। मान लो आपसे बोले डायोड क्या है बताइए, तो आपने बताया डायोड ये होता है, पीएन जंक्शन डिवाइस है, जो भी आपसे पूछा जाए इस तरीके से तो आप बताना स्टार्ट करोगे। फिर ये सेम चीज़ वो आपको बोलेंगे कि काम करो, इसको आप एक बार बोर्ड पे समझाओ जाके, क्योंकि वो देखेंगे कि क्या आप में थोड़ा सा टीचिंग स्किल्स है कि नहीं है। बिकॉज ऐसा नहीं कि आप बहुत एक प्रॉपर टीचर हो, लेकिन हाँ क्या आप में थोड़ा बहुत वो एक होता है ना कि क्या आप में थोड़ी सी वो एक पॉइंट है कि जिसपे वो पकड़ पाएँ और आपसे बोल पाएँ कि नहीं हाँ आगे चल के फ्यूचर में आप टीचर बन सकते हो। क्या आप चीज़ों को बताते वक्त इतने कॉन्फिडेंट लग रहे हो नहीं लग रहे हो। तो 15 से 20 मिनट में आपकी सारी कहानी जज हो जाएगी। तो ओवरऑल जो पूरी कहानी है वो यही है कि आप कॉन्फिडेंट रहें। कॉन्फिडेंट के साथ साथ आप एक बार चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो अपने मॉक लगाएं और थोड़ा सा बोलना सीखें। आप ऐसा नहीं कि आपने एग्ज़ाम निकाल दिया, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो आप इंटरव्यू बहुत अच्छा कर ले जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जो लोग भी इंटरव्यू देने जाने हैं वो लगभग आपके बराबर हैं, क्योंकि उन्होंने भी कट ऑफ को क्लियर किया हुआ है। सो डेफिनेटली आप इन सारे बच्चों में से कुछ बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है, कुछ इसमें से रिजेक्ट भी होंगे। तो जाहिर सी बात है कि हमें उस पॉइंट पे काम करना चाहिए कि जिस पॉइंट पे हम सेलेक्ट हो पाए। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई पूछे आपसे कि अब क्या करना चाहिए, तो सीधी बात है कि हमें बस कॉन्फिडेंट रहना है। सर कॉन्फिडेंट कैसे होंगे? कॉन्फिडेंट का मतलब ये नहीं कि घर पे बैठे बैठे ऐसे लेटे लेटे सोच रहे हैं अब तो नर्सिंग सर ने बोल दिया कॉन्फिडेंट रहना है, अब तो कुछ नहीं करना, ऐसे नहीं काम चलेगा। आपको करना क्या पड़ेगा कि इसके लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है उस पर काम करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं होता कि बस सोचने से ही कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस कब आएगा? कॉन्फिडेंस तब आएगा जब बेटा आप उस पर वर्क करोगे, उस पर काम करोगे। सर क्या काम करना है? सर क्या कोई मैं बुक पढ़ना स्टार्ट करता हूँ? नहीं ना, बुक तो पढ़ ली ना, तभी तो एग्ज़ाम निकला ना आपका। भाई बिना बुक पढ़े या बिना नोट्स को पढ़ के या बिना प्रैक्टिस के आपने तो एग्ज़ाम नहीं निकाला, या इसके पहले भी जो आपने एग्ज़ाम दिए बिना उसके तो नहीं निकाले। यानी यू हैव ए लॉट ऑफ नॉलेज, आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से आती हैं, आपको काफ़ी कंटेंट तैयार है। तो सर फिर क्या करूँ? आप हो पाए तो एक बार उसको ब्रीफ कर लें, उसको पढ़ लें, आप एक बार उस पर रिवाइज कर लें, दैट्स इट। पर आपके दिमाग में जो भरा हुआ है उसको आपको बोल के बताना है ना, सामने वाले को उसको बताना है कि आपको आता है, उसको बताना है कि ये जो मुझे पता है मैं दूसरों को भी समझा सकता हूं, मेरे अंदर सर टीचिंग स्किल है। तो इस चीज को दूसरे को कन्विंस करना है अब। सो नाउ द टाइम इज टू बेसिकली कन्विंस टू द अदर पीपल कि सर मेरे अंदर कुछ काबिलियत है, आप मेरे को रख लो। अब आप गए वहां ऐसे बैठे हो, आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो आप, क्योंकि आपने कोई प्रैक्टिस नहीं करी है। नहीं सर नर्सिंग सर ने बोला था कॉन्फिडेंस रखना बस आप, तो कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर तैयारी करते रहते हैं सर, आपका तो एग्जाम निकल गया। इसके बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस आने का कोई मतलब कोई दवाई नहीं है कि उस दवाई को खा लिया रात में सुबह कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं ना। दवाई वही कि अपने को हार्डवर्क करना पड़ेगा और उस एग्जाम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है उस पर काम करना पड़ेगा। जब आपने उस पर काम किया कि भाई HR राउंड को कैसे देना है, क्या केंद्रीय विद्यालय के बारे में आपको पता है, क्या वहां पर 6 से लेकर 12 तक का जो सिलेबस है क्या वो आपको पता है, क्या सिलेबस है, क्या आपसे कोई टॉपिक पूछा जाएगा तो क्या उसको बच्चों को समझा पाओगे, या इवन छोड़ो बच्चों को, क्या वो जो पैनल बैठा उसको समझा पाओगे? आप में तो आवाज ही नहीं निकल रही है, आप तो बोर्ड के सामने खड़े हो जाओगे, आप तो बोल ही नहीं पाओगे कुछ। देन आप बोर्ड पे लिख रहे हो तो बोर्ड में ही देख रहे हो, आप सामने देखा ही नहीं आपने, सामने भी 4 लोग बैठे हुए हैं। अब आप देखना घर पे कभी ट्राई करके टीचिंग, घर बैठा लेना पेरेंट्स को, चलो मैं आपको पढ़ाता हूँ कुछ। बोर्ड पे जब लिखोगे कुछ ना तो आप सामने नहीं देखो कुछ, बोर्ड पे ही देखते रहोगे जैसे सामने कोई बैठा ही नहीं हुआ है। बात समझ नहीं आ रही है? आपको लगता होगा बहुत आसान है कि नहीं हम इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो डू हार्ड वर्क एंड टच में आइएगा निम्बस लर्निंग इंजीनियरिंग एकेडमी टीम के साथ।
ताकि आपको वो एकदम बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करा पाएँ और आप जो चाहते हो, कुछ लोगों की ड्रीम जॉब है और बहुत अच्छी जॉब है, मतलब नो डाउट द KVS इज़ वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब है ना, नो वर्कलोड, वेरी पीसफुल जॉब। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो इससे अच्छी जॉब नहीं हो सकती है। ट्राई टू बीट इट, और ये तभी संभव है जब आप इस पर प्रॉपर वर्क करेंगे। तो इसलिए आप बिना देरी किए हुए आप लोग तुरंत इसमें जो फॉर्म दिया गया उसको भरें और टच में आए, ताकि आपको हम पूरी तरह से एकदम अच्छे से तैयार कर पाएँ और आप अपने इस इंटरव्यू को क्रैक कर पाएँ। ठीक है, तो एक बार वापस से इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग परिवार की तरफ से उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने इस एग्ज़ाम को निकाला हुआ है। और बिल्कुल जिस तरह से हर एग्ज़ाम के लिए इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग खड़ा रहता है आपको एकदम अंतिम क्षण तक ले जाने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो जो आपका KVS का इंटरव्यू उसके लिए पूरी तरह से तैयार है, पूरी टीम रेडी है। कई सारे रोज़ इंटरव्यू यहाँ चल रहे हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन करें, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, और फटाफट अपनी तैयारी को एकदम शार्प एज पे ले जाएं और एग्ज़ाम में सेलेक्ट हों। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.